नमस्कार। सामयिक के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। सावधान होने का वक्त आ गया है। अगर कोई अनजान शख्स फ़ोन कर आपसे ओटीपी मांगे और कहे कि नहीं दी तो लाइन कट जाएगी या कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो सतर्क हो जाएं। वह साइबर जालसाज आपसे ठगी की कोशिश कर रहा है। किसी की बातों में आकर कोई ओटीपी शेयर ना करें। पहले पूरी जांच परख करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। साइबर ठग लोगों से पैसा ऐंठने के लिए नई नई तरकीबें आजमा रहे हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर रहता है तो सावधान रहिएगा। पुलिस के पास ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें फ़ोन पर घर से दूर रहे सदस्य के मुसीबत में होने की बात कहकर साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे अलग अलग कई तरीके से साइबर ठग आपको शिकार बना सकते हैं। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो किसी भी नंबर पर कोई भी बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं अभी सामने आ रही है। किसी को सीआईडी ऑफिसर के द्वारा फ़ोन आता है कि आपका भेजा हुआ एक पार्सल जब्त किया गया है जिसमें गैरकानूनी दस्तावेज व सामान है। इसका निपटारा करने के लिए आपको कुछ रकम अदा करनी होगी। किसी के पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, अतः आपको एक नंबर दिया जाता है, उस पर आप समझौते के लिए संपर्क करें। इस तरह की घटनाएं आए दिन किसी न किसी के साथ होती रही है। जो इन फ्रॉड के बारे में अनजान रहता है वह इनके बिछाए जाल में इस तरह से फंस जाता है कि वह अपनी बड़ी रकम गंवा बैठता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह तो एक ठगी का शिकार हो चुका है। ऐसी ही घटना गुवाहाटी निवासी मनोज अग्रवाल के साथ हाल ही में हुई। मनोज अग्रवाल ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया जो अपने आप को फेडेक्स का प्रतिनिधि बताकर कहा कि आपने मुंबई से थाईलैंड के लिए पार्सल बुक किया है जिसमें 5 पासपोर्ट, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड, 140 ग्राम MDMA, 4 किलो कपड़ा, 1 लैपटॉप वगैरह वगैरह शामिल है। और इस तरह पूरी ठगी का प्लॉट तैयार किया गया और फिर स्काइप डाउनलोड करने के लिए कहा। उन्होंने एक पत्र भी दिया और 48 घंटे तक फ़ोन चालू रखने के लिए कहा और बिना अनुमति के गृहनगर या भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा भी कहा। सीधे सुनते हैं मनोज अग्रवाल व अन्य व्यक्तियों से जिनके साथ इस तरीके के साइबर ठगी के मामले घटित हुए हैं। राइज प्लस के इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी को सावधान व जागरूक करना है। मैं मनोज कुमार अग्रवाल गुवाहाटी 8 गांव का रहने वाला हूं। मेरी ऑफिस छत्तीबाड़ी में है। कल 18 तारीख को मेरे पास फेड एक्सप्रेस से कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि आप यहां से थाईलैंड के लिए एक पार्सल लगाए हो बॉम्बे से। हम बॉम्बे ब्रांच से बोल रहे हैं। उसका कंसाइनमेंट नोट उन्होंने बताया। कंसाइनमेंट नोट बताने के बाद में उन्होंने कहा कि इसके भीतर में एक लैपटॉप है, 5 फॉल्स पासपोर्ट है, तीन इसके भीतर में क्रेडिट कार्ड है, प्लस 140 ग्राम MDMA बोल के कोई आइटम है जो, और 4 किलो कपड़ा है। काफ़ी कुछ आइटम उन्होंने बताने के बाद में उन्होंने कहा कि आपकी आईडी जो है, आधार कार्ड का नंबर इसमें यूज किया गया। आधार कार्ड का नंबर उन्होंने बताने के बाद में कहा गया कि आपका जो पार्सल है कस्टम वालों ने पकड़ा है, तो कस्टम की इंक्वायरी आई है तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा। तो अब बोला ठीक है, कहाँ कितने नंबर में बात करना है? तो बोला नहीं, वो हम लाइन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कस्टम वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। कस्टम वाला काफ़ी देर मेरे से बात करके उन्होंने CBI वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। CBI वाले ने बोला कि हम लोग आपसे वीडियो कॉलिंग में आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, आप स्काइप डाउनलोड कीजिए। स्काइप मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद बोला पहले हमने एक लेटर भेजा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, इससे एक लेटर आया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। उसका ये है टीम ऑफ कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट बोल के काफ़ी लंबा चौड़ा एक लेटर आया है। उसको पढ़ने बोला गया। मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में उन्होंने काफ़ी मेरे को अनसंड बातें बोली। आप मेरे बैंक अकाउंट के बारे में बताया। उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछा तो मैंने जब थोड़ी सी जानकारी छुपा के बताया था तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी एक लड़की भी है जो बाहर रहती है। तो काफ़ी कुछ है। उससे आदमी मैं काफ़ी प्रेशर में आ गया। प्रेशर में आने के बाद उन्होंने कहा कि आप 48 आवर्स तक आप मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, स्काइप को आप बंद नहीं कर सकते हो। काफ़ी टॉर्चरिंग कर रहे थे वो लोग। टॉर्चरिंग करते करते मैंने काफ़ी परेशान हुआ।
परेशान होने के बाद मैंने सोचा कि जब बैंक के डिटेल इनके पास है, कौन सी बैंक में मेरे अकाउंट है, उन्होंने कहा कि आपका HDFC बैंक के भीतर में अकाउंट है जिसके भीतर में कितने करोड़ डॉलर का ट्रांजेक्शन हुआ, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी आप इन्वॉल्व हो करके इन्होंने काफ़ी कुछ मेरे को मेंटली टॉर्चर किया। टॉर्चर करते 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 मेरी वाइफ को कुछ समझ में आया। समझ में आने के बाद वो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है सुशील जी बंका, उनको इमीडिएट कॉल किया कि भैया इनके तो अस्थमा के अटैक से आ रहा है और काफ़ी कुछ परेशान हो गए, किसी का फ़ोन आया हुआ है। तो सुशील ने क्या कि 2 मिनट से 3 मिनट के भीतर सुशील मेरे घर पहुंच गया। पहुंच के उसने सारा माजरा समझा। समझने के बाद उसने कहा कि भाई इस टाइप के कॉल बहुत आ रहे हैं, तुम ये कॉल तुमको उठाना नहीं चाहिए था, तुमको इतना लंबा बात ही नहीं है। उसने मोबाइल लिया, स्विच ऑफ किया, सारा सब कुछ हटाया मोबाइल से, काफ़ी कुछ बने। अब मेरा कहना ये है कि आइडेंटिफिकेशन जो कहानी है वो इन लोग तक कैसे पहुँचती है। अभी रिसेंटली सबसे बड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरे पूरे परिवार का पासपोर्ट जो है रिन्यू करवाया था, और जो पोस्ट ऑफिस से जो पासपोर्ट देने के लिए जो इंसान आया उसको आधार कार्ड देख के वो पासपोर्ट दिया और आधार कार्ड की उसको जेरोक्स चाहिए। मेरे को ये नहीं समझ में आया, जब मेरे घर के एड्रेस पर वो आदमी डिलीवरी करने आया है और वहाँ पर आदमी प्रेजेंट है, जो आदमी को देना है वही आदमी प्रेजेंट है, तो उसको जेरोक्स क्यों चाहिए आधार कार्ड का? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लीक आउट है। फिर मैंने सबके कहने से साइबर का मैं क्राइम को कांटेक्ट किया। साइबर क्राइम बोलता है जब तक आपके साथ में कोई मॉनेटरी फ्रॉड नहीं होता तब तक हम कोई कंप्लेन नहीं ले सकते। तो अब कहानी ऐसी है कि अगर साइबर क्राइम इसका कंप्लेन नहीं ले सकते और हमारी आइडेंटिटी लीकेज हो रही है तो हम किसके पास जाएं और किसको कंप्लेन करें? आज सोचने लगी बात है कि हम लोग किसी भी तरीके से कोई पर भी सेफ नहीं है। और अननोन कॉल की बात तो ऐसी आती है कि कभी कभी तो कुछ फ़ोन को आदमी को उठाना भी पड़ता है, क्यों कारण है, वो आदमी कौन हो सकता है, किस कारण से फ़ोन आ रहा है, या किसी बच्चे का फ़ोन बंद हो गया वो दूसरे से कर रहा है। तो ये सब कहानियाँ जो है बहुत गंदी हो रही है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। ये हैरेसमेंट हो रहा है। मैं सुशील बंका, एटी रोड में मेरी दुकान है। कल की बात है, कल सुबह मनोज जी के यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास। मैं बहुत घबराया हूँ, आप जल्दी से मेरे पास आओ। मैं भागा भागा गया तो पता चला मनोज के अस्थमा का अटैक आया हुआ है और बहुत घबराया हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता है ऐसे ऐसे फेड एक्सप्रेस से फ़ोन आया और उन्होंने धमकी दी है कि आपने पार्सल बुक किया और सीबीआई को रेफ़र करें। सीबीआई वाले को रेफ़र किया तो उन्होंने बहुत धमकी भरे आवाज़ में उसको धमकी दी। वो तो कुदरती क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे घर पे आता है गुवाहाटी एडिशन, उसमें मैंने कल आर्टिकल पढ़ा जो घटना मनोज के साथ हुई है या मेरे एक दोस्त अजय तिवारी जी के साथ हुई है, सेम घटना का जिक्र करते हुए उसमें लिखा हुआ था कि ये फ्रॉड है। तब मैंने उसको मनोज को बताया और साइबर क्राइम का नंबर दिया 1930, उसमें उन्होंने बात करी, तब जाके मनोज को संतुष्टि हुई। लेकिन आम आदमी ये नहीं समझता है, वो घबरा जाता है और इधर उधर भटकता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ न कुछ सरकार को उपाय करना चाहिए। मेरा नाम अजय तिवारी है, मैं 8 गांव में रहता हूं और ये घटना घटी मेरे साथ में। एक घटना 15 मार्च को एक घटना घटी है। मुझको एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और उसमें कहा गया, कॉल करने वाले ने कहा कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझको थोड़ा सा सेटबैक लगा, लेकिन उसने फ़ोन, मैंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो अगले ने कहा कि आप समझ जाइएगा थोड़ी देर में, आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, लीजिए मेरे साहब से बात कीजिए। उसने दूसरे आदमी को फ़ोन थमा दिया और अगले ने कहा कि मैं डीसीपी मिश्रा बोल रहा हूँ। अभी हम लोगों ने 4 लड़कों को डिटेन किया है जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं और 2 आर्म्स भी पकड़ाया है और उसके बाद में ड्रग्स वगैरह की बरामदगी हुई है। तो मैंने आपके लड़के को डिटेन करके रखा है उन लड़कों के साथ में। और चूँकि लड़का बोला कि मैं शरीफ घर का हूँ और मेरे पापा से बात कर लीजिए। ये घटना करीब 4:17 पे घटित हुई है और फिर मैंने थोड़ी सी घबराहट तो मुझको ज़रूर हुई, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि सीबीआई इस तरह के मामले में क्यों हस्तक्षेप करेगी। किसी लोकल थाने से फ़ोन आया रहता, आना चाहिए था। तो मेरे बात जब दिमाग में स्ट्राइक की तो मैंने डीसीपी जो बोल रहे थे उनसे बोला कि आप किस लोकेशन से बोल रहे हैं, भारत के किस शहर से बोल रहे हैं, आपका ऑफिस कहाँ पे है सीबीआई का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सरकार की नीति है, हम अपना लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मेरी वाइफ भी बगल में थी और उसने तुरंत इमीडिएटली थोड़ा सा उसने दिमाग लगाया और लड़के को फ़ोन किया। क्योंकि घबराहट में थी तो उसने फ़ोन किया तो मालूम चला कि लड़का जो है वो हॉस्टल में, लड़के ने कहा कि हॉस्टल में।
जब ये बात मुझे जानकारी में हो गई, वैसे भी मैं थोड़ा सा सचेत हो गया कि इस तरह के आज के डिजिटल जो दौर चला है, डिजिटल दौर में डिजिटल चीज़ों का कितना मिसयूज हो रहा है, मेरे साथ घटी घटना ने ये साबित कर दिया। तो बाद आपको कॉल करूँगा। उसके बाद मेरे पास में 4:36 पे 2 बार रिपीटेडली कॉल आए हैं, लेकिन मैंने कॉल को एंटरटेन नहीं किया और नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी जो देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई ना कोई दिन प्रतिदिन ठगा जा रहा है, और इस तरीके से जाल में फंसने से अच्छा है कि कोई भी अननोन व्हाट्सएप कॉल आता है तो उसको पहले एंटरटेन न करें, उस नंबर की जांच परख करें, और लगता है कि नहीं ये नंबर एंटरटेन नहीं करना चाहिए तो उसको तुरंत इमीडिएटली ब्लॉक कर दें। एक बहुत बड़ा गैंग इस पे काम कर रहा है। प्राय हम लोग देख रहे हैं कि कोई किसी न किसी दिन ये किसी के साथ में घटना घटित हो रही है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी झांसे में ना आए और किसी अननोन आदमी से अपने डिटेल्स शेयर न करें जी, और अपने खाते का भी डिटेल शेयर नहीं करें, अपने परिवार के सदस्यों का डिटेल शेयर नहीं करें। और एक चीज़ और जो देखने में मिल रही है कि हमारी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती हैं, उससे भी इन फ्रॉडों को बहुत सहायता मिलती है वो लोग सारी चीज़ों को जानने के लिए। इससे भी थोड़ा सा अपने को बचने की ज़रूरत है।